Hello and welcome back, dear aspirants, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirants, नेशनल सिक्योरिटी की इस वीडियो में आज हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो जम्मू कश्मीर के बारे में पूरी तरीके से कंप्लीट एक वीडियो था। और जम्मू कश्मीर के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक का जो डाउट है आपका वो सारा क्लियर कर दिया गया है 2 वीडियो के माध्यम से, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है उसको स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा उत्तर पूर्व भारत का जो क्षेत्र है ये आखिर है कहाँ। इनकेस जो लोग नए हैं बिल्कुल स्टडी में, ये उनके लिए है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये हमारे देश का मानचित्र है और आप देखें अगर ध्यान दें तो ये जो है ब्लू कलर से जो दिखा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इसे ही हम उत्तर पूर्व भारत कहते हैं। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये भी सिक्किम है हमारा। ये सिक्किम में हमारा एक राज्य है जो कि नॉर्थ पूर्व में आता है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में गिना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ये हमारा सेंट्रल इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न, एंड जो रेड कलर से वो आपका सदर्न इंडिया है। तो अगर हम इस ईस्टर्न वाले पार्ट को, नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट को अगर हम अलग करके देखें तो हम इसे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें कि हमें सारे स्टेट्स जो हमारा बिल्कुल टॉप पे अरुणाचल प्रदेश है देख सकते हैं इसको हम, और इसकी राजधानी भी दी गई है ईटानगर। देखिए इन सबके राजधानी वगैरह तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं और इससे याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आसाम का देखिए एरिया, आसाम का एरिया आप देखेंगे तो बहुत ही एक बड़ा पार्ट प्ले करता है पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो मैप है उसमें काफ़ी एक बड़ा हिस्सा ये रखता है। साथ ही साथ नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम और त्रिपुरा। मिज़ोरम त्रिपुरा के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा भी आपकी गुजरती है। और ये हमारा ये जो 7 बहनें, इन 7 बहनों का छोटा भाई है सिक्किम। तो अगर आप काउंट करें तो ये 7 बहनों के रूप में इन्हें कहा जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिज़ोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। तो ये 7 सिस्टर का जो ब्रदर है ना वो सिक्किम को कहा जाता है, ऐसे ही कहा जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐतिहासिक रूप से ऐसा कुछ रहा हो, बस एक जुड़ाव के रूप में। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को आपको कट करके दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको जो मैप वाला जो पोर्शन है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसके जो भी आपके राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनकी राज्यों की राजधानियों को अच्छे से जान लें। अब आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा कि शुरू से इम्पॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं और कोई ना कोई डिस्टर्बेंस लगातार उस क्षेत्र में रहता है। और उसके लिए हमने बाकायदा अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है। खास करके हमारे जो आसाम राइफल है वो काफ़ी वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो सेंट्रल पुलिस है, यानी कि जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसके CRPF के बटालियंस और कुछ और भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बटालियंस वहाँ पर तैनात हैं। आर्मी भी वहाँ पे कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो लगातार पूरे क्षेत्र को जो है गार्ड किया जाता है, पूरे क्षेत्र में ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं हमारी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से और हमारी आर्मी और सेंट्रल पुलिस के माध्यम से। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे समस्याएं हैं, ढेर सारे विद्रोह होते हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो राज्य के खिलाफ खड़े होते हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो उस क्षेत्र में शांति को रहने नहीं देना चाहते हैं। तो इस वजह से भी कई समस्या है। कुछ उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको लगातार लेकर के वो मांग करते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं और भारत सरकार उसको सुनती भी है और उनसे बातचीत भी करती है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को ना हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल से, और जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हम कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उत्तर पूर्व जो है उसमें जो इंसर्जेंसी वाली समस्या है, सबसे पहले आप जान लें कि टोटल 8 राज्य हैं उत्तर पूर्व में। जैसे कि मैंने बताया आपको अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, और इन्हें 7 बहनें कहते हैं। और इसका एक जो सिक्किम है उसको भी हम काउंट कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। हालांकि सिक्किम में उतनी समस्याएं नहीं है, सिक्किम अपेक्षाकृत बहुत ही शांत एक हमारा स्टेट है, तो इसमें उतनी समस्याएं नहीं हैं। अब देखिए ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ये हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% हिस्सा जो है वो कवर करता है। तो एक अच्छा खासा जो कह सकते हैं अमाउंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये जो इसकी आबादी है ये लगभग हमारे देश की आबादी का, कुल आबादी का 4% काउंट करता है। इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, क्यों आखिर ये जो क्षेत्र है इतना डिस्टर्ब क्यों रहता है? ऐसा क्यों नहीं है कि बाकी जो इंडिया के जो पार्ट है जैसे जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो सेंटर पार्ट जो हो गया या फिर सदर्न पार्ट हो गया आपका, या ईस्टर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये उतने डिस्टर्ब क्यों नहीं रहते? देखिए सबसे इसका जो मेन बड़ा रीज़न है ना वो ये हमारे सामने है। इसकी जो 6387 किलोमीटर की जो सीमा बनती है, इस सीमा का 99% जो पार्ट है ना वो
एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। यानी कि लगभग मान लें अगर हम, तो 100% जो इसके बॉर्डर्स लगते हैं वो बिल्कुल किसी दूसरे देश से लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अब देखिए, जब दूसरे देश से आपके बॉर्डर लगेंगे, टच करेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर आपका जो पड़ोसी है जिससे आपके देश की सीमा लग रही है, अगर उससे संबंध आपके अच्छे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उससे संबंध अच्छे नहीं हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको हर संभव तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। तो हमारा जो पड़ोसी है ना इन देशों के आसपास में, म्यांमार को अगर हम थोड़ा छोड़ दें, तो मोस्टली हमारा जो चाइना, एक जो हमारा चीन जो पड़ोसी है, और ख़ासकर बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश से संबंध हमारे चीन के अपेक्षाकृत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दों पर जो है समस्याएं रहती हैं। तो इस वजह से लगातार इन दोनों देशों की तरफ से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और लगातार इन देशों की वजह से कुछ अनस्टेबिलिटी हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखना पड़ता है। तो इस वजह से ये, चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ा इसका हिस्सा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, तो ऐसी समस्याएं यहाँ पे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब देखिए, पूर्वोत्तर की 68% जो आबादी ना वो केवल असम में रहती है। असम का मैंने क्षेत्र आपको दिखाया और मैंने बताया भी कि कितना लंबा क्षेत्र है ये। ऐसा इसलिए है देखिए, क्योंकि आप पहले के ज़माने से अगर आप देखें तो लोगों का जो जीवन है ना वो मैदानी क्षेत्रों में आसान होता है अपेक्षाकृत पहाड़ी क्षेत्रों के। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, पानी, अगर मान लीजिए आपको पानी चाहिए तो फिर आपको अगर वहाँ पे नल, एक बोरिंग करवानी है अगर किसी टंकी की, तो बहुत मुश्किल से बोरिंग हो पाती है, क्योंकि बिल्कुल पत्थर रहते हैं, पत्थर को काट करके फिर नीचे से पानी निकालना बहुत ही मुश्किल कार्य है। प्लस वहाँ पे खेती करने के लिए ज़मीन बहुत ही उपजाऊ नहीं रहती है, तो ज़मीन की भी समस्या होती है, ज़मीन को भी बनाना पड़ता है। और इसके उलट आप देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ पे कुछ भी बो दीजिए, इतना ये जो ज़मीन होती है सब इतने उपजाऊ होते हैं, कुछ भी बो दीजिए हो जाएगा, कहीं से भी पानी निकल सकता है। तो ये सब बेनिफिट्स इससे रहते हैं। और प्लस कंस्ट्रक्शन वगैरह में, रोड बनाने हैं, कोई कुछ भी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना तो उसके लिए बहुत आसानी से हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो इससे ठीक उलट चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ों की वजह से ना मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा बसना प्रेफर करते हैं। तो आसाम के साथ भी वही स्थिति है। अब चूँकि आसाम जो है एक मैदानी क्षेत्र वाला इलाका है, तो आसाम में जो नॉर्थ ईस्ट की जो जनसंख्या ज़्यादातर आसाम में ही दिखाई देती है हमें, तो आसाम का जनघनत्व हमें ज़्यादा दिखता है। आपको पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश का हमारा हिस्सा है, उसका जो जनघनत्व है वो मात्र 17 है। यानी कि एक 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में केवल 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सबसे कम भी है, क्योंकि वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो 68% जो आबादी है केवल असम में रहती है। और पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र यानी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वो खास करके एक ग्रामीण पार्ट है, यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे गांव में रहते हैं। शहरी जो आबादी है वो बहुत ही कम है। कुछ और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखिए, मैंने एक थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया आपको। बीच में मैंने पूर्वोत्तर लिखा है, और इसके बाद हम समझते हैं, देखिए इसकी थोड़ा स्थितियों के बारे में समझते हैं कि कैसी भौगोलिक स्थिति तो हमने देख ली। कुछ और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में देखते हैं, ऐतिहासिक स्थिति के बारे में जानते हैं। देखिए, 100 से ज़्यादा आदिवासी जातियाँ यहाँ पर रहती हैं। यानी कि मुख्यतः अगर हम कहें तो सिर्फ गांव में लोग नहीं रहते हैं, बल्कि लोग ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, आदिवासी हैं। तो 100+ आपको आदिवासी जातियाँ मिल जाएंगी। अब जब 100+ जातियाँ रहेंगी तो जाहिर सी बात है, आदिवासियों की संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है और अपनी भाषा होती है। तो ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशंस उनके हैं, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और बाहर के लोगों का घुसना एक तरह से वर्जित होता है। जो आदिवासी होते हैं वो ज़्यादा बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं अपने समाज में। तो इस वजह से जो सरकारी होती है वो प्रयास यही करती हैं कि बाहर के लोग इन क्षेत्रों में कम से कम जाएं, ताकि जो उनकी एक अस्मिता है वो भंग ना हो, ताकि जो उनके एक अपना खुद का कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, वो जो है डिस्टर्ब ना हो, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो उसको समस्याएँ ना हो। ये चीज़ें देखने का प्रयास की जाती है। तो आप देखेंगे बाहर के लोगों का यहाँ पे घुसना बहुत ही वर्जित रहता है। ब्रिटिश काल के दौरान अगर देखा जाए तो स्थानीय तौर पर ये बहुसंख्यक थे, यानी कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी वही ज़्यादातर थी। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम 200 साल से वहाँ पे कोई आदिवासी समुदाय रह रहा है, तो वही आदिवासी समुदाय या फिर कोई और आदिवासी समुदाय जो कि बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, ऐसे ही लोग ज़्यादातर वहाँ पे रहते थे। तो समस्याएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? देखिए, जब ब्रिटिश सरकार आती है हमारे देश में, जब अंग्रेजों का राज हमारे देश में शुरू होता है, तो फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कैप्चर नहीं करती है हमारे देश को, बल्कि वो एक जो सोशल कैप्चर है वो भी करती है, और साथ ही साथ कल्चरल, और जो आप देखेंगे कि जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, उसके स्तर पर खास करके। तो इस स्तर पर किसी भी टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उनको अपनी चीज़ें सिखाई जाए, उनको अपने तरीक़ों से शिक्षा दी जाए, उनको अपनी चीज़ों को श्रेष्ठ बताया जाए कि हाँ, हमारी चीज़ें श्रेष्ठ हैं, आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल निम्न कोटि की हैं।
तो ये काम कौन करेगा? ईसाई मिशनरी करेंगे। तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ सरकार जो है लगातार वो ईसाई मिशनरियों को उन क्षेत्रों में इंडक्ट करती है, और इंडक्ट करने के बाद इन क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियाँ जो हैं क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। साथ ही साथ मॉडर्न जो विचार हैं, आधुनिक विचार हैं समाज में, उनको बढ़ावा देती हैं, लोगों को आधुनिक बनाती हैं, इस तरह की चीज़ों को करने का प्रयास करती हैं। अब देखिए, जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो एक तरह से देखा जाए तो जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया, तो चूँकि ये जो क्षेत्र हैं ये काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे, तो इस वजह से इन क्षेत्रों में एक राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो पनप नहीं पाई। तो राष्ट्रवाद से ये क्षेत्र कहीं न कहीं अछूते रह गए, और इसका रीज़न ये हुआ, इसका एक तरह से रिजल्ट देखा जाए तो यह हुआ कि जो बाकी भारतीय थे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को छोड़ करके जो बाकी इंडिया था, वहाँ के लोगों से इन लोगों का जुड़ाव ना बहुत ही कम हो गया। इन लोगों का ना ही कोई कल्चरल एक कनेक्शन था, ना ही कोई सोशल कनेक्शन, ना ही पॉलिटिकल कनेक्शन, ना ही रिलीजियस कनेक्शन, क्योंकि क्रिश्चियनिटी अलग, हिंदुत्व है, मुस्लिम सिख्स और ये सब जो बिल्कुल बुद्धिस्ट वगैरह सब जैनिज़्म वगैरह बिल्कुल अलग हो गए। तो हर तरीके से एक देखा जाए तो डिसकंटिन्यूएशन हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि जो अपनापन की एक भावना है ना उनके अंदर भारत देश को लेकर के, वो नहीं पनप पाती है। तो ये एक समस्या रूप में हमें देखने को मिलता है, और इस प्रकार से आप देखेंगे जब ये सब समस्याएं हैं तो आज़ादी की लड़ाई में वो भाग भी नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है, वो बहुत ही कम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उनका जो है इसमें कोई योगदान होना चाहिए या फिर कोई ज़रूरत है इस देश को आज़ाद कराने की। तो इस तरह की विचारधारा उनके मन में पनपना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, स्वतंत्रता जब होती है किसी प्रकार से, सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़े और भारत को स्वतंत्र कराएं। तो अब जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके बाद की स्थिति क्या होती है पूर्वोत्तर में? जो गोई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, तो गोई ने पूर्वोत्तर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा नहीं ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब तक हमने उसको निगलेक्ट किया, लेकिन अब हम इस पर ध्यान देंगे। और संविधान में बाकायदा एक 6वीं अनुसूची बनाई जाती है, और इसमें इन राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। विशेष व्यवस्था मतलब कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है कि ठीक है, आप अपने शासन, क्योंकि आप ट्राइबल्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से अपना लाइफ जीते हुए आए हैं, और ट्रेडिशनल आपके रूल्स होंगे, रिचुअल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उनको आप फॉलो करते हैं, तो आप उनको ही कंटिन्यू रखें। आप स्वशासन करें, स्वायत्त रहें, और विकेंद्रीकरण को शामिल किया। इट मीन्स कि सत्ता का जो एक केंद्रीकरण होता है ना, जो पावर होती है, सेंटर ऑफ द पावर, तो वो सभी के पास गया। जितने ट्राइबल्स थे, जो अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स थे, उन सबको बांट दिया गया। ठीक है कि आप अपना जो पर्टिकुलर एरिया है उसका आप शासन व्यवस्था संभालें और चीज़ों को वैसी तरह से मैनेज करते रहें, हम ज़्यादा आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको एक सुरक्षा प्रदान की गई कि आप में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा बाकी समुदायों के द्वारा, या बाकी समाज के द्वारा, या बाकी जो क्षेत्र हैं भारत के, उनके द्वारा। तो अब देखते हैं जो प्रारंभ में, तब जब आज का जो स्थिति हम देखते हैं कि 7 राज्य हैं और एक जो उनका सिक्किम है, तो ये स्थिति पहले नहीं थी। शुरुआत में क्या था कि एक ही राज्य था और एक केंद्र शासित प्रदेश था। जो राज्य था उसे कहते थे हम नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न एजेंसी। ओके, जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बाद में नेफा को अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया गया, जिसे 1987 में एक अलग राज्य बना दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश को ही पहले नेफा कहा जाता था, और ये 1987 में एक अलग राज्य बनता है। अब देखेंगे आपकी जो असम है ना, असम के आदिवासी क्षेत्रों में धीरे धीरे समस्याएं पनप लेगी, जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में नागालैंड में फिजो द्वारा विद्रोह करने के साथ हुई। अब समस्या क्यों पनपी, ये भी बात समझने वाली है। हुआ यह कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद कई सारी समस्याएं हुई, जैसे भारत 2 देशों में बढ़ गया, और उसके साथ ही साथ चूँकि मैदानी इलाका है आसाम का, और साथ ही साथ बांग्लादेश से इसका बॉर्डर भी शेयर होता है, तो बहुत से लोग बांग्लादेश से प्लस मैदानी इलाके की वजह से यहाँ पे लोग आना जाना बसना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी। तो फिर यहाँ पे जो लोकल्स हैं ना, वो लोकल एक तरह से विरोध में आ गए, क्योंकि उनके लिए रोजगार की स्थिति जो थी वो सब, और उनका जो एक मोनोपोली चलता था, वो सब चीज़ें चैलेंज होने लगी। उन सब चीज़ों में समस्या उनको उत्पन्न होने लगी, उन सब चीज़ों को उनको बांटना पड़ता था उनके संसाधनों को। तो धीरे धीरे समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होना शुरू हो गई, और 1950 दशक में जब नागालैंड में फिजो ने विद्रोह करते हैं, फिजो समुदाय था, तो फिर ये समस्या हमारे सामने बहुत ही विकराल रूप में आती है। और ये आग धीरे धीरे जो बाकी नॉर्थ ईस्ट के आपके राज्य जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब में भी ये समस्या फैल जाती है, यानी उन सब में भी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। 1960 दशक में काम बहुत एक बड़ा डेवलपमेंट होता है, जिसमें जो आसाम है उसमें जो आसामी भाषा है
उसको राज्य भाषा की दर्जा दे दिया जाता है कि ठीक है, जो आसामी भाषा है उसको हम राज्य भाषा का दर्जा दे रहे हैं। अब चूँकि जो मैदानी इलाका है उसके ज़्यादातर लोग आसामी भाषा बोलते थे, लेकिन असम में कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो जो पहाड़ी क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं ये इनका विरोध करने लगे कि अगर आप आसामी को एक भाषा राज्य भाषा के रूप में दर्जा दे देंगे तो हमें तो वो भाषा नहीं आती, फिर हम क्या करेंगे, हमें राज्य में नौकरी इत्यादि लेनी होगी तो हम कैसे नौकरी इत्यादि करेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा विद्रोह होता है, विद्रोह का सामना करना पड़ता है, और चूँकि उन्हें डर लगता है कि वो अपनी कहीं ना कहीं संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा को खो देंगे, तो इस वजह से वो लगातार विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। अब 1969 में राज्य के अंदर, राज्य की तर्ज पर असम के अंदर मेघालय राज्य की स्थापना की जाती है। तो अब ये देखा जाता है कि ठीक है, कुछ पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले या कुछ पर्टिकुलर समुदाय की या जाति के लोग, संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना देते हैं, यानी कि एक अलग स्टेट बना देते हैं उनका, उसी एक राज्य के अंदर। यानी असम बहुत बड़ा राज्य था तब, असम के अंदर ही बना दिया गया मेघालय। कब? 1969 में। और इसे स्वायत्तता प्रदान कर दी कि ठीक है, अपने हिसाब से आप शासन व्यवस्था अपनी संभालिए। 1972 में फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को भी क्या किया गया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके साथ ही साथ 1963 में नागालैंड, 1987 में मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्य जो है इन टाइम में बने। देखिए, ये जो सन दिया गया ना, इन सन को आप याद रख लें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अगर देखें हम वर्तमान स्थिति क्या है अलगाववाद की, तो देखिए जैसे कि मणिपुर, आसाम, नागालैंड के जो क्षेत्र है ना, ये हमेशा से चिंता का विषय रहे हैं, क्योंकि आसाम में तो एक जो चेंजेस आते हैं वहाँ के पब्लिक में, यानी कि जो बाहर के लोग हैं और जो वहाँ के लोकल हैं, तो ये समस्या आती है। मणिपुर, नागालैंड बिल्कुल बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ से भी समस्याएं आती हैं। असम के निचले क्षेत्र जो तथा कार्बी आंगलांग का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे मैप में तो जो फिजिकल मानचित्र है उसमें आपको कार्बी आंगलांग का पठार इत्यादि दिखाई देगा। तो इनके क्षेत्रों में हमेशा से जाति और सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, यानी कि विभिन्न जातियाँ आपस में लड़ती रहती हैं, संप्रदाय के हिंदू मुस्लिम इस तरह की स्थितियाँ बनती रहती हैं। बोडो जो क्षेत्र है, बोडो क्षेत्र में आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के बीच में अविश्वास की भावना बढ़ती है। एक पर्टिकुलर बोडो लैंड की बात जो सुनी जाती है, जो बोडो क्षेत्र है, उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो वहाँ के आदिवासी हैं और जो बाहर के लोग हैं उनसे आपस में झड़प होती ही रहती है। मेघालय में गारो अलगाववाद की लगातार मांग उठाते रहते हैं। मणिपुर में जो गैर मणिपुर के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो पहले के मणिपुर के लोग हैं वो लोग लगातार विरोध करते हैं कि दूसरे लोग बाहर के आकर के हमारे संसाधनों पर कब्जा कर ले रहे हैं, और कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ मिज़ोरम एवं त्रिपुरा में अपेक्षा के थोड़ा सफलता हमें मिली है। ये स्टेट जो हैं अब लगातार थोड़ा सा पीसफुल हैं। काफ़ी समय से इनमें कोई बहुत बड़ा विद्रोह या फिर विरोध का कोई भी हमें जो घटना है वो सुनाई नहीं देता है। तो हम मान सकते हैं कि अपेक्षाकृत ये इन राज्यों से शांत है। और सरकार ने भी कई नीतियाँ अपनी उठाई हैं, जैसे कि सरकार ने ऐसे दल जो हिंसा छोड़ करके संविधान के दायरे में रह करके बातचीत करने के लिए तैयार है, उनके साथ सरकार लगातार बातचीत की नीति अपनाए रखी है। और विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है, कुछ समझौते भी हुए हैं। तो इस तरह से स्थिति में सुधार आ रहा है और लगातार हमें सफलता मिल रही है, भारत सरकार को सफलता मिल रही है। अब इसमें देखने वाली बात देखिए यह है कि ये तो एक बेसिक सा हमने मॉडल समझा कि क्या है नॉर्थ ईस्ट पार्ट और किस प्रकार की मोटे तौर पे समस्याएं हैं। अभी तो हम पूरे डिटेल से एक एक राज्य को उठाएंगे और उनके बारे में समझेंगे कि उनकी विशेष स्थिति में क्या परिवर्तन है और किस प्रकार से उनमें समस्याएं हैं। उसके साथ साथ हम फिर इनकी सोल्यूशन इत्यादि के बारे में बातचीत करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है, एक इशू के रूप में काफ़ी ये प्रचलित है। तो ये रहा डियर स्टूडेंट हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।